हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बच्चे, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और आज यहाँ पे खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर को। मैं शिवांगी शर्मा आज फिर आपके लेकर के आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। लास्ट क्लासेस में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जानी। हमने जाने थे वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स। नाउ आज की क्लास में हम ये सारा पार्ट को ख़त्म कर देंगे, दैट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, मतलब कुछ मेडिकल तरीके से प्रेगनेंसी को ख़त्म करना। हम पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस के बारे में। ये वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया है प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस STDs, एंड देन वील कंक्लूड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो ये सारे के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। अब देखिए बेटा, सबसे पहले यार आपको ये चेयर यहाँ से हटाऊं। हाँ, इस पर्टिकुलर नाम से समझ में क्या आता है कि आप मेडिकली कोई मेडिकल ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो, मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी और अभी आप उसको रोक रहे हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझो कि हमें करना क्या है। द पॉइंट इज कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई हमें फर्टिलाइजेशन को ही रोकना है, मतलब हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो हमने देखा था कि कितने अलग अलग मेथड से हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर किसी तरीके से एक बार मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई एंड फॉर एनी सम रीजंस की वजह से वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अबॉर्शन कराएंगे। तो एक्चुअली अबॉर्शन जो वर्ड है वो यही होता है। और ये अबॉर्शन हम कैसे कराते हैं? डॉक्टर्स की मतलब डॉक्टर्स को दिखा करके वो एक प्रॉपर टेक्निक से उसको बताते हैं। इट कुड बी सम पिल्स, इट कुड बी सर्जिकल ऑपरेशन, किसी भी तरीके से जो भी बेस्ट सुटेबल मेथड होगा, डॉक्टर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे यही है बच्चे, MTP का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि वाई MTP, भाई हमें ये प्रोसीजर करना क्यों है, क्यों ऐसी क्या कंडीशन आएगी कि भाई प्रेगनेंसी हो चुकी है बट नाउ वी हैव टू अबॉर्ट द बेबी, व्हाट विल बी द रीजन। सिंपल सा अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि जो कपल है वो नहीं चाहते थे प्रेगनेंसी, मतलब वो बच्चे को नहीं चाहते थे और मे बी उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल किया हो और वो किसी तरीके से फेल हो गए हो। तो सबसे पहला पॉइंट, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। भाई कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पे फेलियर हो चुका है, या लेट्स सपोज कि अब प्रेगनेंसी हो चुकी है और अभी ये नहीं चाहिए, सो इट कुड बी अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि भाई प्लान ही नहीं था लेकिन हो गया। ठीक है भाई, अगर आप नेचुरल मेथड्स की बात करते हैं सो दोज आर नॉट 100% सेफ। 100% सेफ की बात करूँ मतलब 100% गारंटी नहीं होती। या अगर हम कुछ दूसरे मेथड्स की बात करते हैं, बैरियर मेथड्स की, तो कहीं ना कहीं किसी में लैक ऑफ फेलियर अगर होता है तो अब वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मे बी अभी दोनों को इकोनॉमिकली दे आर नॉट स्ट्रांग, और मे बी दे डू नॉट वांट द प्रेगनेंसी राइट नाउ, या लेट्स सपोज पहले बच्चे और सेकंड बच्चे में गैप चाहिए और वो नहीं हो पाया, तो इसीलिए कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि मदर के हेल्थ इश्यूज हो, लेट्स सपोज मदर बिल्कुल सही है लेकिन क्या पता उनका यूटेरस अनफिट हो, यूटेरस में कोई प्रॉब्लम आ जाए और हो सकता है आगे प्रेगनेंसी डेंजरस हो सकती है। या लेट्स सपोज कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जो बाद में पता लगा हो। लेट्स सपोज मदर की लाइफ पूरी बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया लाइफ चल रही है, कोई इनको ऐसी डिजीज़ है जो हो सकता है मदर को उनकी बॉडी में नहीं दिखी, लेकिन हो सकता है वो आगे जाकर के फ्यूचर बेबी को ख़राब कर सके। हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे जेनेटिक्स, तब आप समझेंगे रेसेसिव और डोमिनेंट डिजीज़। तो हो सकता है बच्चे के अंदर कोई डिजीज़ दिख चुकी है और वो ख़राब हो सकती है, तो इट कुड बी ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर। बेटा हो सकता है रेप केसेस में हो,
कि भाई लेट्स सपोज कोई रेप केस है तो उसमें ऑब्वियसली द प्रेगनेंसी इज नॉट वांटेड, तो उस केस में यहाँ पे रिक्वायर होती है। कोई इकोनॉमिकल कंडीशन हो सकती है, इकोनॉमिकल इश्यूज, सो देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से अबॉर्शन कराया जा सकता है। नाउ द पॉइंट इज कैसे कराना है। सो मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अब आप ये प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, अब आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपका पूरा ट्रीटमेंट किया मतलब आपकी पूरी जांच की, देन शी और ही विल सी कि भाई कितना टाइम हुआ है, प्रेगनेंसी को कितना समय हो चुका है और क्या बेस्ट सूटेबल मेथड रहेगा इसको अबॉर्ट करने के लिए। तो फिर आपको डॉक्टर वो पर्टिकुलर प्रोसीजर करवाता है। अब ये जो मेथड हो सकता है इस एमटीपी का, ये बेटा ओरल पिल्स के थ्रू भी हो सकता है कि क्या पता भाई इनिशियल प्रेगनेंसी है, अभी 1 मंथ हुआ है, 1.5 मंथ हुआ है, तो हो सकता है कि जो मदर है मतलब अभी 1.5 2 मंथ्स हुआ है, तो अभी बहुत मतलब प्रेगनेंसी की बहुत आगे स्टेज नहीं आई है, तो उस केस में अक्सर दवाइयों से ही प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सकता है। तो जो आपका डॉक्टर होता है वो कुछ पिल्स प्रोवाइड करवा सकता है, उसके साथ में कुछ इंजेक्शंस भी प्रोवाइड करवा सकता है। ना अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है और लेट्स सपोज या फिर अगर ज़्यादा भी नहीं हुई है तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो डॉक्टर बेटा सर्जिकल प्रोसीजर भी अपना सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर भी अपना सकता है। सो ये तीनों तरीके होते हैं प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के। नाउ द पॉइंट इज कब तक प्रेगनेंसी को स्टॉप करना है। सो देखिए नाउ एमटीपी का एक एक्ट आया था 1971, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1971 में एमटीपी एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग 12 हफ्तों तक जो प्रेगनेंसी होती है दैट इज अ सेफ, मतलब अबॉर्शन करवाते हैं तो सेफ अबॉर्शन। 12 वीक्स तक इट इज सेफ, मतलब ये कहते हैं कि चलो भाई अगर 12 ही हफ्ते हुए हैं प्रेगनेंसी को तो डॉक्टर कहते हैं कि ओके अभी हम अबॉर्शन कर सकते हैं, इतना कोई खतरा नहीं होगा। बट एक होती है लीगल लिमिट दैट इज 20 वीक्स। अगर बेटा इसके ऊपर हो जाता है तो यहाँ पे फर्दर डॉक्टर फिर एक और डॉक्टर की कंसल्ट करके फिर दे डिसाइड अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले तो 12 हफ्तों तक सेफ होता है। अगर 20 मंथ्स के ऊपर हो जाता है तो एक डॉक्टर और दूसरा डॉक्टर, अगर आप एमटीपी का एक्ट देखेंगे तो वहाँ पे 2 डॉक्टर्स मेंशन है, 2 डॉक्टर की सलाह से फिर इस प्रेगनेंसी को हम डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं। यहाँ पे वो सर्जिकल मेथड को अपनाएंगे। अगर बेटा 24 वीक्स हो गए और इसके अबव, तब यहाँ पे प्रेगनेंसी बिल्कुल भी स्टॉप नहीं की जा सकती, एंड देन दैट इज इलीगल। फिर ये इलीगल होता है। सो देखिए 12 वीक्स तक सेफ है, अगर 20 वीक्स हो जाते हैं तो डॉक्टर के आपको देखेगा, फिर आपको ये देखेगा कि वेदर हम परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। 24 वीक्स से अगर ऊपर होता है देन दैट इज कंप्लीटली इलीगल और फिर ये अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है और इसके फायदा क्या है। सो देखिए बच्चे, अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करूं तो वो तो सारे वही वाले पॉइंट आ गए कि भाई क्यों हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई सिग्निफिकेंस क्या है, इन सारे रीजंस की वजह से अबॉर्शन कर सकते हैं, वही इसकी इंपॉर्टेंस है। नाउ अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स बात करूं तो काफी लोग बच्चे क्या करते हैं, मतलब कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ चुके हैं कि लड़की का हत्या कर देती है, भ्रूण हत्या जिसको आप कहते हो। कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं दकियानुसु ख्यालों तो के होते हैं और उनको चाहिए होता है लड़का, कि भाई लड़का चाहिए अभी तो क्या करें। तो एक सिंपल सी बात है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं और सेक्स डिटरमाइन करा के जब उनको पता लगता है कि भाई लड़की है तो बेटा वो अबॉर्शन करवा लेते हैं इलीगली, एंड दैट इज फीमेल फीटिसाइड। यही इसका ड्रॉबैक है एंड दैट इज इलीगल बेटा। और
अगर एक होता है फीमेल फीटिसाइड, एक होता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब लड़की पैदा हो गई उसके बाद मारना, तो वो अबॉर्शन नहीं हुआ, वो तो आप उसके बाद हत्या कर रहे हो। फीमेल फीटिसाइड इसका ड्रॉबैक है, और इसी की वजह से आप देखेंगे, आपने सुना होगा बहुत सारा अक्सर न्यूज़ में या आपने न्यूज़पेपर्स में अपने मोहल्ले में देखा होगा, अचानक से छापे पड़ जाते हैं और लोगों के क्लिनिक को बंद कर दिया जाता है। रीज़न बेटा इसका क्या है? क्योंकि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से ये अबॉर्शन करा रहे हैं। लोग उनके पास आते हैं, फीमेल चाइल्ड का अबॉर्शन करवाते हैं, और इट इज़ नॉट सेफ। उनको वो उनसे ज़्यादा पैसा लेते हैं और उसके बाद ये प्रोसीजर को अपनाते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। सो बिकॉज इसीलिए यही इसका ड्रॉबैक है एमटीपी के प्रोसीजर का। चलिए नाउ नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे आता है एमनियोसेंटेसिस। नाउ एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको याद हो जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लेट्स सपोज दिस इज द यूटेरस, और ये बेटा यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। देन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आकर के ऐसे अटक जाता है। इस लेयर को हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा था। बच्चे यहाँ पे आपकी इसको हमने एम्ब्रियोब्लास्ट कहा था। यही एक्चुअली बाद में एम्ब्रियो बनता है, और इसको हमने ब्लास्टोसील कहा था। इम्प्लांटेशन क्या होती थी, ये इसमें ऐसे फंसा और एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से इस तरीके से ढक लेती थी ना। उसके बाद जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो किस तरीके से होता है, 3 जर्म लेयर्स बनती है, और धीरे धीरे वो तीनों जर्म लेयर सारी की सारी क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती है। तो यही एम्ब्रियोब्लास्ट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो मान लीजिए लेट्स सपोज ये मेरा फीटस है, ये बच्चा यहाँ पे है, और बच्चा ऐसे मदर की बॉडी से प्लासेंटा के थ्रू जुड़ा होता है। तो ये प्लासेंटा, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, रिमेंबर। तो ऐसे प्लासेंटा बन जाता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से, वो बच्चा यहाँ पे इस तरीके से डेवलप हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम में, सो देखिए बेटा, दिस इज द प्लासेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये यहाँ पे आपका फीटस है। अब ये फीटस के जो आसपास का फ्लूइड होता है, आसपास का जो फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियन। अब एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। ये बच्चे के आसपास है, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या क्लियरली पता लगता है कि यहाँ पे फीटस के सेल्स होंगे बच्चे, देयर विल बी फीटल सेल्स। चलिए, उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें कुछ प्लासेंटा के भी सेल्स होंगे, यस और नो, प्लासेंटा के सेल्स होंगे। चलिए भाई, एमनियोटिक फ्लूइड में ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। अब एक बात बताओ, जब बच्चे यहाँ पे फीटस के सेल्स प्रेजेंट हैं, दिस थिंग, तो मैं यहाँ पे सेल्स को आइसोलेट कर सकती हूँ, मतलब उन सेल्स को कलेक्ट कर सकती हूँ, और उसके बाद उसके डीएनए को कलेक्ट कर सकती हूँ, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं किसी भी तरीके की क्रोमोसोमल एबरेशन। आप ध्यान से सुनो, दोबारा से बोल रही हूँ। ऐसा अल्ट्रासाउंड किया, पता लगाया विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, बहुत ही केयरफुली ये एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला गया। इस एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी की सेल्स लिए, उसमें से उसका डीएनए निकाला, और उस डीएनए को अच्छे से टेस्ट करके उसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या कोई क्रोमोसोमल एबरेशन तो नहीं है। डीएनए क्या है, क्रोमोसोम पैक फॉर्म में। तो बेटा ये क्या है कि भाई एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा है, मतलब कोई ऊपर नीचे है, कोई छोटा है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, कुछ भी, यहाँ से किसी भी तरीके की डिजीज पता लग सकती है। ये बेटा किसी तरीके का डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लगा सकता है। सो एमनियोसेंटेसिस बेटा यही होता है जहाँ पे हम क्या करते थे, डिटेक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट करते थे
और इसका जो मेन कारण था कि अगर बच्चे को कोई इस तरीके की डिजीज है तो वो पहले ही पता लग जाएगी और उसके बाद हम उसको अबॉर्ट करा देंगे या पेरेंट्स को बता देंगे कि ऐसी कंडीशन है, देन पेरेंट्स विल डिसाइड कि आगे क्या करना है। ये कारण था एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का। अब इसके ड्रॉबैक और इसके फायदे क्या हैं? तो सिग्निफिकेंस तो यही बच्चे कि किसी भी तरीके की क्रोमोसोमल एबरेशन को आप पता लगा सकते हो, कोई भी डीएनए में गड़बड़ी है तो हम उसको पता लगा सकते हैं। लेकिन नुकसान इसका ये है कि क्योंकि बच्चे यहाँ पे सेल्स हैं, एक्स क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे बार बॉडीज हैं, जिनकी वजह से बच्चे सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है और किया जाता था। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद अक्सर लोग इलीगली फीमेल फीटिसाइड तो ये बेटा फिर से फीमेल फीटिसाइड को बढ़ावा देता है। तो लोग इसका एक तरीके से मिसयूज करते हैं फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन और इसीलिए बेटा इस टेक्निक को अभी बैन कर दिया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कारण की वजह से अब इसको बैन कर दिया गया है। चलिए नाउ नेक्स्ट बेटा जो मेरे पास यहाँ पे अब आता है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होता है? ऐसी डिजीजेस जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड हो, नाम से ही पता लग रहा है बेटा। इन डिजीजेस को हम PIDs भी कहते हैं, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। अब देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मतलब ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकती है, जेनाइटल कांटेक्ट से ट्रांसफर हो सकती है, ओरल और जेनाइटल कांटेक्ट से ट्रांसफर हो सकती है, इनफैक्ट फ्लूइड के एक्सचेंज से, सीमन के एक्सचेंज से, ब्लड के एक्सचेंज से भी ट्रांसफर हो सकती है। सो ये बच्चे जो आपकी इन कुछ डिजीजेस होती है, स्पेशली फीमेल के केस में ये होता है कि अक्सर कुछ इन्फेक्शंस पेल्विस तक फैल जाते हैं जहाँ वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। सो इसको पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी कहा जाता है। ये बेटा वेनेरियल डिजीजेस भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें STI भी कहा जाता है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, वेयर I स्टैंड्स फॉर इन्फेक्शंस। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी पर्सन को ये डिजीज किसी भी तरीके की हो गई, नाउ देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंडर आती है, अभी हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे। द पॉइंट इज कि ये हेल्दी इंडिविजुअल में कैसे स्प्रेड होगी। सो देखिए बेटा, पहला तरीका ये हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स से डिजीज फैलेगी क्योंकि सीमन का तो एक्सचेंज होगा। चलिए बच्चे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो लेट्स सपोज जेनाइटल एरिया का कांटेक्ट हुआ। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो जेनाइटल एरियाज में प्रेजेंट है, तो सेकंड पर्सन के अगर जेनाइटल एरिया से कांटेक्ट में आता है तो वो इन्फेक्शन फैल सकता है। या बेटा ओरल जेनाइटल कांटेक्ट। चलिए उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। भाई ऐसी काफ़ी सारी डिजीजेस होती है, जैसे कि बच्चे अगर मैं एड्स की बात करूं या अगर मैं हेपाटाइटिस बी की बात करूं, तो ये बेटा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन, लेट्स सपोज अगर एक पर्सन को है और अगर उसने दूसरे पर्सन को ब्लड दिया तो वो डिजीज उसकी बॉडी में भी जा सकती है। ये डिजीजेस मदर की प्लासेंटा से भी हो सकती है बच्चे, और ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों? देखिए आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, ऐसे पार्टीज होती हैं जहाँ पे पुलिस वाले आकर के छापा मार देते हैं और वहाँ पे ऐसे बिल्कुल ही बेहोश नशे में लोग, अनजान लोग, आसपास में बिल्कुल अनजान लोग क्या कर रहे होते हैं, ड्रग्स भी ले रहे होते हैं। अब आप एक ही नीडल से ड्रग ले रहे हो, यू डोंट नो कि आपके लेफ्ट हैंड में बंदा कौन है, कहाँ से आया है, कहीं उसको कोई डिजीज़ है, उसने किसी से डिजीज़ ले ली है कि नहीं, या क्या पता उसको ही ना पता हो, भाई उसको एड्स हो, और आप सेम नीडल को यूज़ करके ड्रग ले रहे हैं। इसीलिए ड्रग्स आर वेरी वेरी बैड। ये ना ही आपका फ्यूचर खराब कर रही है, ये बहुत कुछ, आपकी ज़िंदगी, आपकी सब कुछ छीन सकती हैं ड्रग्स। सो ये बेटा उन इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी हो सकते हैं। चलिए उसके अलावा कैसे स्प्रेड हो सकती हैं डिजीज़?
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, जेनिटल कॉन्टैक्ट हो गया, ओके। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, भाई अगर किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो वी नेवर नो, ये एक कंडीशन बन सकती है, बट ये स्प्रेड में नहीं लिखेंगे क्योंकि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में ये सब चीजें ही हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अब लिखेंगे आगे, ठीक है। सो दीज आर दी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकती है। आगे प्रिवेंशन, अब आप इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ मदर, कि मदर जो है बेटा कंसीव कर लिया है, उनका प्रॉपर डायग्नोस हो और डॉक्टर पहले से ही बता दे ताकि प्रेगनेंसी को सही समय पे रोका जा सके। बच्चे ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर्स, अननोन पार्टनर्स, कि भाई अननोन पार्टनर्स जिसको आप नहीं जानते हैं उनके संग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। ड्रग्स, बच्चे इसका मिसयूज ये नहीं होने चाहिए। नीडल्स वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए। कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कराते समय प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, बस जिससे ब्लड लिया जा रहा है उससे चेकिंग होनी चाहिए। और अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे खतरनाक डिजीजेस को रोक सकते हैं। नाउ what are the causes of disease and their symptoms? Now it depends upon कि किस पर्टिकुलर चीज से डिजीज हो रही है। सो देखिए बेटा, बहुत तरीके की डिजीजेस होती है। कुछ डिजीजेस ऐसी भी हैं जिनका कोई क्योर नहीं होता, कि एक बार अगर ये डिजीज हो जाती है तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर उसके संग रहना पड़ेगा। कुछ बहुत डेडली हो जाती हैं, जैसे HIV एड्स का बेटा इलाज भी नहीं है, तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसमें मौत जो होती है वो जल्दी होने के चांसेस होते हैं। सो देयर आर मेनी डिजीजेस और इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। इट कुड बी ड्यू टू अ वायरस, इट कुड बी ड्यू टू अ बैक्टीरिया, ये किसी प्रोटिस्टा की वजह से हो सकता है। अब हम ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए, बस आपको यही डिजीजेस पढ़नी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गोनोरिया। Gonorrhea is caused by a bacteria which is Neisseria gonorrhoeae. It is a bacteria. ये डिजीज कैसी होती है? यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, दिस इज द गोनोरिया बैक्टीरिया एंड इस तरीके के अजीब से रैशेस और ऐसे डिस्चार्ज हो सकता है फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट्स। इंक्रीज डिस्चार्ज फीमेल में वजाइना से, मेल में पीनस से। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है। वजाइना में ब्लीडिंग भी हो सकती है पीरियड्स के अलावा, या मे बी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। काफी ज्यादा एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है। बच्चे ये डिजीज अगर मदर को है तो ये जो चाइल्ड है उसमें ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। Next disease is syphilis, again a bacteria which is Treponema pallidum. ये बॉडी में अल्सर्स कॉज करता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, दिस इज Treponema pallidum। इस तरीके के यहाँ पे छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं, बट इसमें ऐसा पेन नहीं होता। ऐसे अल्सर्स होते हैं, इसमें इतना पेन नहीं होता। सो दीज कुड बी इन दी प्राइवेट पार्ट्स। स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ ऑर्गन्स पे, तो लिम्फ ऑर्गन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है जिससे हमारी इम्यूनिटी में नुकसान हो सकता है। स्किन में इंजरीज, रैशेस हो सकते हैं। मेल पैटर्न बैडनेस, लड़कियों में यहाँ से गंजापन हो सकता है और जॉइंट्स में सूजन आ सकती है। जेनाइटल हर्पीज कॉज्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। अब ये दो होते हैं, HSV1 एंड HSV2। तो एक HSV1 होता है, एक HSV2 होता है। दोनों ही अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आपका एक वायरस जो होता है वो अलग जगह पे नियर माउथ वहाँ पे अल्सर्स कॉज करता है, और एक जेनाइटल एरियाज पे अल्सर्स कॉज करता है। तो हमारी NCERT के अकॉर्डिंग जो हमको पढ़ना है दैट इज कि
यहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं आउटसाइड दी जेनाइटिलिया यानी कि जेनाइटल पीनिस एंड वेजाइना, और ये एरिथेमाइटिस होते हैं, रेडनेस होती है इनमें, ठीक है। साइड इफेक्ट्स होते हैं, फीमेल्स में देखा जाए तो ज़्यादा साइड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। फीवर हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, टॉर्मेंट, काफ़ी पेन, खुजली सी, गुदगुदी सी, टिंगलिंग होती है, और वजाइना से यूरेथ्रा से डिस्चार्ज भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज एड्स, विच इज acquired immunodeficiency syndrome। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाम से पता लग रहा है एक ऐसी डिजीज जब आप एक्वायर कर रहे हो लाइफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में वो चीज़ धीरे धीरे हो रही है, एक्चुअली नॉट कि ऐसे एकदम से हो गई, धीरे धीरे यू आर एक्वायरिंग। क्या एक्वायर कर रहे हैं? इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, धीरे धीरे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खराब हो रही है। दैट इज एड्स विच इज कॉज्ड बाय HIV virus, which is human deficiency, human immunodeficiency virus, human immunodeficiency virus, it's HIV। अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन HIV पॉजिटिव हो तो उसको एड्स भी हो। HIV का वायरस बेटा एक स्लो ग्रोइंग वायरस होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी डिटेल लाइफ साइकिल हम आगे डिजीजेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक समय ऐसा होता है कि मान लो आपकी बॉडी में आगे ग्रो कर रहा है, कभी कभी सालों तक, 18-20 साल तक भी अपनी बॉडी को कुछ होता नहीं, मतलब 10-12 साल तक भी बॉडी को ऐसा फील ही नहीं होएगा। मैंने एक रिसेंटली स्टोरी देखी थी जिसमें एक लड़की थी, नाउ शी वाज 19 इयर्स ओल्ड और शी वाज बोर्न विद HIV। तो मदर से उसको मिला, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ मदर का, तो मदर से उसको HIV मिला और वो HIV अब उसकी बॉडी में हो गया। HIV जब उसकी बॉडी में होता है 19-20 साल तक, शी वाज अलाइव। नाउ व्हाट डज दैट मीन? शी वाज HIV पॉजिटिव, शी वाज नॉट हैविंग एड्स। हो सकता है कि कोई HIV पॉजिटिव हो, बट एड्स कब कहलाता है? जब ये वायरस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है। सो HIV धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, तो अगर आप ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो इसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकेगा, तो किस हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि कभी ना कभी फिर एड्स हो जाता है। और एड्स का मतलब तभी है जब आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के अंदर, तो छोटी से छोटी बीमारी भी बड़ी से बड़ी हो जाती है एंड द पर्सन डाइज। जेनाइटल वॉर्ट्स, अब अगर आप जेनाइटल वॉर्ट्स देखेंगे तो बेटा इस तरीके के ही होते हैं, ऐसे जैसे मस्से होते हैं, तो इस तरीके के जेनाइटल वॉर्ट्स होते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो आउटग्रोथ हो जाती हैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ जेनाइटिलिया में, फीमेल्स के अंदर ये सर्विक्स में भी एंटर कर सकता है। क्लेमाइडियासिस विच इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ये सर्विसाइटिस कॉज कर सकता है। सर्विसाइटिस बोले तो सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? स्वेलिंग, रेडनेस, वहाँ पे पेन रहता है। फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। एपिडाइडमाइटिस, अगर एपिडाइडमिस मेल के अंदर, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। प्रोस्टेसाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। देन ट्राइकोमेमोनियासिस, बेटा ये एक प्रोटोजोन से होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये फोल स्मेल क्रिएट करेगा, येलो सा डिस्चार्ज आएगा। एंड हेपेटाइटिस भी, इसका भी कोई क्योर नहीं होता। तो हर्पीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इन 3 डिजीजेस का कोई क्योर नहीं होता। ये डिजीज बेटा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड हो सकती है एड्स की तरह। अब इसमें क्या होता है, ये आपके लिवर को अफेक्ट करता है, तो आपका लिवर इतना वीक रहता है, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ नहीं खा सकते हो, और जॉन्डिस के सिम्टम्स रहते हैं, हो सकता है लो फीवर, फीवर हमेशा कभी कभी रह जाता है, ईजिली बीमार पड़ जाते हैं। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस बोला जाए तो लिवर में आपकी स्कारिंग हो जाती है, लिवर आपका वीक होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, सो ये मेरी सारी डिजीजेस थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। नाउ
नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने कहा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, तो ये एक्चुअली फीमेल्स के केस में ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स के केस में ऐसा होता है कि जो डिजीज़ है वो अंदर तक इन्फेक्शन कॉज कर चुकी है। सो देखिए इसे मेरे नॉर्मल है, तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन जो है वो अंदर स्प्रेड हो रहा है, तो इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन इन द पेल्विस, नियर द पेल्विस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब ये मैंने आपको बताया था जब हमने यूटीआई कह रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, आईयूटीज पढ़ा था, इंट्रा यूट्री इन्फेक्शंस पढ़ा था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जो इम्प्लांटेशन हो गई अदर देन यूट्रस। बेटा ये जो आपकी एसटीडीज होती हैं, दीज हैव लॉट्स ऑफ इफेक्ट्स, इसके बहुत से बैड इफेक्ट हो सकते हैं, एंड वन इफेक्ट कुड बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं और हो सकती है, जैसे ओवरी में हो सकती है, ट्यूबल यानी कि फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है, सर्विकल यानी कि सर्विक्स में हो सकती है। सो दीज आर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ना अगला टॉपिक पढ़ने से पहले, सो कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे सभी की सभी एसटीडीज का, बेटा कुछ एसटीपीज जो होती है इट कुड लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया, कुछ आपके डेथ कॉज कर सकती है, obviously it causes discomfort, irritation, then ये जो डिजीजेस होती हैं अक्सर बेटा ये स्टिल बर्थ भी कॉज कर सकती हैं। मान लो मदर की बॉडी को इन्फेक्शन है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हो सकता है जो बच्चा हो उसकी डेथ हो जाए, पैदा होने से पहले मरा हुआ पैदा हो, ऐसा हो सकता है। और ये कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को हो तो इट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। देन ये और क्या कॉज कर सकता है, ब्लाइंडनेस, बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस, एंड डेफिनेटली ये ट्रांसफर भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टुडेज क्लास एंड दिस एंटायर चैप्टर, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चे, एंड दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज आर्ट। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। देखिए बेटा इसके नाम से देखो, असिस्टेड यानी मदद करना, और रिप्रोड्यूस करने में मदद हो रही है, ऐसी टेक्नोलॉजीज। बच्चे आजकल हम यहाँ पे लाइफस्टाइल कह लो इसको, या लोगों की शादी लेट हो रही है इस वजह से कह दो, किसी भी रीजंस की वजह से कह सकते हैं, ऐसे कई सारे आपके कपल्स होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते। अब अक्सर क्या होता है कि लड़कियों को दोष दिया जाता है कि ज़रूर इसी में कोई कमी होगी कि अपने बच्चा नहीं हो पा रहा, अपने घर में बच्चा नहीं आ पा रहा, बट ऐसा नहीं होता। इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ रीज़न जो कि मेल में हो सकता है फादर में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मे बी उनके स्पर्म का काउंट कम है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम, या हो सकता है दोनों में ही कोई प्रॉब्लम हो। इन टोटल बेटा दोनों की किसी भी रीजंस की वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो जाती तो ऐसे कपल को कहते हैं इनफर्टाइल कपल, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब ऐसे कपल्स को किसी तरीके से, किसी टेक्नोलॉजी से बेबी प्रोड्यूस करवाना, फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाना इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो ये क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन फॉर इनफर्टाइल कपल्स, कि जो कपल्स किसी भी वजह से फर्टिलिटी नहीं है, के अंदर बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को कैसे असिस्ट करा सकते हैं, कैसे उनको बेबी प्रोवाइड करवा सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। चलिए अब सबसे यहाँ पे देखते हैं कि क्या रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के। भाई हमें ये भी समझना होगा कि ऑब्वियसली बेटा देयर कुड बी वेरियस रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी। अब जैसे हो सकता है मेल या फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हुई हो, सो अंडर डेवलप
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी भी एक में अगर लेट्स सपोज कोई ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हुई हो, या लेट्स सपोज कि फीमेल के अंदर बढ़िया है, सब कुछ एग्स बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, मेल में भी बन रहा है, लेकिन यूट्रस बेटा अनफिट हो, यूट्रस आगे प्रोसीड नहीं कर पाए पूरी प्रेगनेंसी को। बच्चे हो सकता है गैमीट फॉर्मेशन में कोई दिक्कत हो, किसी तरीके से मेल या फीमेल में गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही हो। फीमेल के अंदर हो सकता है आपका कोई ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो हो सकता है फीमेल के ट्रैक्ट में देयर कुड बी अ ब्लॉकेज जिसकी वजह से स्पर्म उस तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो हो सकता है मेल के सीमेन में कोई स्पर्म नहीं हो। इस कंडीशन को एस्पर्मिया कहते हैं कि भाई हो सकता है कि मेल के सीमेन में स्पर्म हो ही नहीं हो। बेटा हो सकता है लेस स्पर्म काउंट हो, भाई स्पर्म का काउंट कम भी हो सकता है, या हो सकता है स्पर्म की मोटिलिटी खराब हो कि भाई स्पर्म एंटर तो हो गया, सब कुछ हो गया ना, बट ये स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा और अपने एग तक पहुंच नहीं पा रहा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेल्स के अंदर हो सकता है देयर इज लैक ऑफ इरेक्शन, कि भाई मेल्स के अंदर इरेक्शन नहीं हो पा रही है। इरेक्शन नहीं होगी तो बेटा इंसेमिनेशन कैसे होगा, सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफर होगा। बहुत सारी रीजंस की वजह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है, किसी ड्रग्स की वजह से हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ सम ड्रग्स के कोई ओवरडोज ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कभी कभी हॉर्मोन्स में डिसबैलेंस हो सकता है, तो भाई मेल है फीमेल है दोनों की बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन हॉर्मोन्स में अगर कोई इम्बैलेंस हो, चलिए उसके बाद बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है कि विटामिन ई एक फर्टिलिटी का विटामिन है, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ वी नो दैट बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। नाउ द पॉइंट इज कि कैसे इनफर्टिलिटी को हम ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसे पेरेंट्स को हम बेबी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है बेटा, यहाँ पे केवल आपसे दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपका होगा कि मेल और फीमेल का मतलब कि लेट्स सपोज मेल में अगर प्रॉब्लम है तो क्या टेक्निक्स होगी, या फीमेल में अगर प्रॉब्लम है तो क्या टेक्निक्स होगी। दूसरे तरीके का क्वेश्चन होता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है कि फीमेल में ऐसा हो रहा है या मेल में ऐसा हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, बेस्ट टेक्निक कौन सी रहेगी। तो उसके लिए आपको सभी टेक्निक्स के बारे में ये पता होना चाहिए, सभी टेक्निक्स का फुल फॉर्म, सभी टेक्निक का प्रोसीजर, सभी टेक्निक्स का कारण कि किस केस में इसको हम यूज करते हैं, और वेदर इट इज फॉर मेल और इट इज फॉर फीमेल के केस में। ठीक है, चलिए नाउ सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी वो नहीं होता कि टेस्ट ट्यूब में एक बेबी को पैदा कर देना, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। सो सबसे पहले तो रीजन इसके जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा। What could be the reason कि why ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए हो सकता है जो फीमेल हो यानी जो मदर है बेटा, उसकी बॉडी में गेमीट्स नहीं बन पा रहे, लेकिन वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपको ये बताती हूँ इसमें होता क्या है, फिर आप सोचिएगा कि अब फीमेल में मेल में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दैट विल बी बेटर। नाउ टेस्ट ट्यूब बेबी में बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो टेक्निक्स होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्निक होती है IVF, विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, इन विट्रो का मतलब लैब होता है, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर।
तो लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी डोनर गेमीट्स हैं, क्या हम सीमन ले रहे हैं, क्या हम एग ले रहे हैं, उन दोनों को क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ऑब्वियसली हम इसको सूटेबल कंडीशंस तो प्रोवाइड कराएंगे। भाई बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है इन दी एम्पेला रीजन, तो जैसा वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्रोवाइड करवाई। सैंपल लिया, मेल से लिया कि फीमेल से लिया, डिपेंडिंग अपॉन क्यों हम कर रहे हैं, और उसके बाद उसको हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया। अब मेरे पास क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब मुझे इसको ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पे दो चीजें होती हैं बच्चे, एक होता है जिफ्ट और एक होता है IUT। अब ध्यान से सुनेंगे, जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। भाई जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। सो जो भी हमने फर्टिलाइजेशन कराई, हम सिंपली क्या करते हैं, जो जाइगोट है बेटा उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं टू द मदर्स फैलोपियन ट्यूब। तो हमने क्या किया, हमने फर्टिलाइजेशन तो बाहर कराई, पहले हमने क्या किया, बाहर फर्टिलाइजेशन करा दी, उसके बाद हमने क्या किया, उस जाइगोट को फीमेल की बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया फैलोपियन ट्यूब में। अब वो अपना नॉर्मल प्रोसीजर चलता रहेगा ना। अब अगर मान लो ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है, अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पूरा बच्चा ही बन जाएगा टेस्ट ट्यूब में, डिवाइड हो गया बिकॉज इट डिवाइड्स। लेट्स सपोज अगर 8 के ऊपर जब डिवीजन होती है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब 8 ब्लास्ट्यूमस के बाद 16 आते हैं और 8 के बाद वो धीरे धीरे यूट्रस में शिफ्ट होने लगता है। सो अगर बेटा यहाँ पे 8 से 16 और अबव ब्लास्ट्यूमियर होते हैं, ब्लास्ट्यूमियर का अगर ये एम्ब्रियो होता है, तब इसको यूटरस में ट्रांसफर करवाते हैं, क्योंकि यही प्रोसीजर है। हमारी बॉडी के अंदर 8 से 16 होने के बाद मोरेला धीरे धीरे यूट्रस में आने लगता है, फिर यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होती है। तो अगर आप वहीं पे डाल दोगे तो हो सकता है वहाँ अटक जाए। सो डिपेंड्स कि हमने कौन सी कंडीशन में निकाला है। अगर मैंने जाइगोट निकाला तो फैलोपियन ट्यूब, एम्ब्रियो निकाला तो इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। ठीक है, चलिए ना, अब मैं किस कंडीशन में इसको कराऊंगी। भाई मैंने हो सकता है फीमेल के अंदर गैमीट नहीं बन रहा हो सकता है ना फीमेल के अंदर गैमीट नहीं बन रहा हो, बट यूटरस उनका फिट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डोनर से कलेक्ट कर सकते हैं ओवम। कोई भी बढ़िया सी फीमेल, हेल्दी फीमेल का ओवम हम बच्चे डोनर से कलेक्ट कर सकते हैं, फादर से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसको फ्यूज करा के इस मदर की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या केस है कि अगर फीमेल की बॉडी में गेमीट नहीं बन पा रहा, या ऐसा भी तो हो सकता है कि फीमेल की बॉडी में एग्स बन पा रहे हैं, मेल की बॉडी में भी स्पर्म बन पा रहे हैं, लेकिन बेटा जो यूटरस हो वो अनफिट है, यूटरस यहाँ पे अनफिट होता है। तो उस केस में क्या करते हैं दोनों पेरेंट्स, जैसे ये लोग करते हैं, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास ने किया है, अपने गेमीट से सरोगेसी कराई है, शाहरुख खान ने अपने सीमेन प्रोवाइड करके, आई थिंक इब्राहिम खान, हाँ, उसका सरोगेसी से उनका बच्चा प्रोड्यूस करवाया है। सो सरोगेसी इसी को बोलते हैं कि ये दोनों पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने गैमीट्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्योंकि इस फीमेल का यूटरस अनफिट है, तो कोई और मदर की बॉडी में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। एक मूवी आई थी मिमी, और एक और मूवी थी बहुत पुरानी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सलमान खान, रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा की। तो प्रीति जिंटा वॉज अ सरोगेट मदर एंड मिमी मूवी में द कृति सेनन वॉज सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर क्या होती है, विच इज़ नॉट द बायोलॉजिकल मदर, वो ओनली अपना यूटरस प्रोवाइड कर रही है।
सो क्या करते हैं हम, सैरोगेट मदर की यूटरस में इम्प्लांट करती हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा बेटा। अब कंडीशन और भी अगर बनती है, अब ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म आ ही नहीं पा रहा और सब कुछ फीमेल की बॉडी में दोनों चीजें बढ़े लेकिन स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेल की बॉडी से स्पर्म निकाल करके फीमेल की बॉडी से ओवम निकाल करके फिर उनकी फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जो हम यहाँ पे जिस टेक्निक के रीजन लिखेंगे उसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। बेटा नीट में क्वेश्चन अक्सर आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, तो ऑप्शंस पे ध्यान देना होगा। जो रीजन मैं आपको बता रही हूँ उसके रिस्पेक्टिव में जो टेक्निक्स है वही आपको रिमेंबर करनी है। चलिए यहाँ पे देखिए इसकी पिक्चर। तो यहाँ पे हमने कलेक्ट किया, सीमेन सैंपल भी कलेक्ट किया। अच्छा, हम हेल्दी स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। अब देखिएगा बेटा, अगर ये फैलोपियन ट्यूब में किया कि यूट्रस में किया। अब एक चीज याद रखिए, जब भी हम यहाँ पे सीमेन को कलेक्ट करते हैं तो अब सीमेन तो हम डाल रहे हैं, हो सकता है उसमें एक स्पर्म तो नहीं होगा, उसमें ज्यादा स्पर्म हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक नहीं दो एग्स हो। तो अक्सर ऐसे केस में ट्विंस पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रिपलेट्स हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए ना, द नेक्स्ट मेथड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये मेथड नाम से ही पता लग रहा है, आर्टिफिशियली यानी नेचुरल तरीके से नहीं, इंसेमिनेशन कर रहे हैं। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? सीमेन इनसाइड दी वजाइना, यस और नो? मेल अपनी सीमेन को वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है। अब ये वाला जो प्रोसेस है बेटा, ये हम कर रहे हैं आर्टिफिशियली, यानी विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर की मदद से। तो डॉक्टर ने क्या किया, यहाँ पे फीमेल वजाइना में मेल का सीमेन डाल दिया। अब इसका कारण क्या हो सकता है, रीजन क्या होगा बेटा? देखिए, मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि मेल में देयर इज नो इरेक्शन, मेल्स के अंदर इरेक्शन नहीं हो रही है सीमेन, अब एंटर कैसे करेगा? अब ऐसा हो सकता है कि मेल के जो स्पर्म है बेटा, दैट इज नॉन मोटाइल, वो मूव नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो ऑब्वियसली वो जाकर के एग तक नहीं पहुंचेगा। तो उस केस में हम यहाँ पे मेल की सीमेन को लेकर के फीमेल की वजाइना में इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है कि अगर मेल में डिफेक्ट हो, अब मैं यहाँ पे डिफेक्ट लिख रही हूँ बिकॉज आपको समझाने के लिए, बट मैं इसको कोई डिफेक्ट नहीं मानती हूँ, मतलब मैं इसको लिटरल टर्म्स में डिफेक्ट नहीं बोल रही, आई एम बायोलॉजिकली सेइंग इट एज अ डिफेक्ट। सो अगर मेल्स में डिफेक्ट होगा तो हम एक मेथड यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरी टेक्निक यहाँ पे मेल्स की बताती हूँ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। तो ये भी मेल के केस में अगर डिफेक्ट होता है तो क्वेश्चन आता है अगर आपको कि इफ मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? तो एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक ICSI। ICSI का फुल फॉर्म देखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया। सो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका रीजन देखो बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेल का स्पर्म होता है उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी काफी कम होती है और वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता एग के अंदर। सो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एग को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मदर, उसके अंदर बेटा विद द हेल्प ऑफ अ नीडल हम इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को। सो यहाँ पे देखिए, उसी स्पर्म को डायरेक्टली यहाँ पे इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट टेक्निक वी हैव इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, गैमीट को इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किया जैसे हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, मैंने बोला कि लेट्स सपोज अगर
फीमेल और मेल दोनों ही गैमीट्स बना पा रहे हैं, लेकिन उनका यूट्रस अनफिट है बेटा, तो क्या कर सकते हैं, गैमीट्स को हम कलेक्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, जाइगोट बनाया, फिर जाइगोट को सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया। अब मैं अगर आपसे इसकी एक और कंडीशन कहूँ, मैं अगर आपसे बोलूँ कि मान लीजिए बेटा जो फीमेल है उसकी बॉडी में गैमीट नहीं बन पा रहा, लेकिन बच्चे यूटेरस इसका फाइन है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, गैमीट नहीं बन पा रहा था, यूट्रस फाइन था, तो हमने कलेक्ट किया ओवम को और बॉडी के अंदर डाल दिया। अच्छा मैंने अब क्या है, गैमीट बन पा रहा है, एक मिनट, सो सॉरी उल्टा लिख दिया, गैमीट बन पा रहा है, यूटेरस इज नॉट फिट। अब आप क्या करोगे भाई, इस कंडीशन में आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया, हम टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ फर्टिलाइजेशन का लोचा हो रहा है। हो सकता है गैमीट बन पा रहा हो, नहीं भी बन पा रहा हो, बट किसी तरीके से वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही बच्चे। तो हमने क्या किया, यूट्रस हमारा फिट है लेकिन, तो हमने टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट करके उसको यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर फीमेल बॉडी के अंदर गैमीट तो आपका बन रहा है और यूट्रस अगर नहीं बन रहा है, तो इन गैमीट को हम सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर सकते हैं। या मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूं जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे सरोगेसी मदर को एक चीज याद रखो, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सरोगेट मदर तो दोनों ही केसेस में होगी कि भाई मान लो मम्मी के अंदर गैमीट नहीं बन रहा तो सरोगेट मदर के गैमीट को यूज किया और फादर के गैमीट को यूज किया, या मान लो मदर का यूट्रस अनफिट था तो मदर के गैमीट्स लेकर के सरोगेट मदर में डाल दिया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे गैमीट्स को फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर किया, मतलब अब यहाँ पे गैमीट बन नहीं पा रहा लेकिन यूट्रस बेटा फिट है, तो हम क्या करेंगे, फादर से सीमेन कलेक्ट किया, मदर से एग कलेक्ट किया। अब हो सकता है ये कोई डोनर मदर है, हमने किसी डोनर से लिया है, या हो सकता है मदर गैमीट बना पा रही हो बट यहां पे कोई ब्लॉकेज है। सेम सिचुएशन, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए कंडीशन दोनों ही सेम है। यहां पे यूट्रस अगर मदर का सही है, गैमीट्स बना नहीं पा रही, हमने किसी डोनर मदर से गैमीट ले लिया और बेटा हमने क्या किया, या मान लो गैमीट बन रहा है लेकिन फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, रिसीव नहीं हो पा रहा वहां पे, उस केस में दोनों, चाहे मैं डोनर से बात करूं या अगर मदर की बॉडी में बन रहा है ब्लॉकेज है तो मदर से लूं, या लेट्स सपोज गैमीट की क्वालिटी खराब है, एग इज फॉल्टी, यहां पे मैं इन गैमीट्स को डायरेक्टली मदर की बॉडी में डालती हूं। और आप कहां पे डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब। अब इसको हटा लो, जैसे मैंने कहा रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। सो यहां पे हमने क्या किया, गैमीट्स को डाल दिया डायरेक्ट। अब ये हो सकता है सेम मदर से कलेक्ट किया और उसके बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में डालना है, हो सकता है डोनर मदर से कलेक्ट किया। द पॉइंट इज हम गैमीट डाल रहे हैं, हम एम्ब्रियो नहीं डाल रहे हैं, तो हम ये फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। यहाँ पे भी देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, गैमीट कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जाइगोट बनाते हैं, फिर इस जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। ओनली दैट इज द डिफरेंस। सो गिफ्ट में गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में हम गैमीट्स को फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये मेरा यहाँ पे होती है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज खत्म। नाउ इन नेक्स्ट क्लास बच्चे हमारा जो स्टार्ट होगा दैट इज अ जेनेटिक्स टॉपिक। तो यार रिप्रोडक्शन का पूरा यूनिट मैं यहाँ पे खत्म करवा चुकी हूँ। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ा, हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जानी और सीखी भी और आपने कमेंट्स भी किए। नाउ अब अगली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स इज गोइंग टू बी रियली फन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को मजा आएगा।
उसको पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में। सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।